प्रशांत किशोर की बात कैसे 100% आज सही हो गई है, इसका अंदाजा आज पूरे देश को पता चल गया होगा कि शुरू से ही कह रहा है प्रशांत किशोर कि नेता अपने बच्चों की चिंता करता है। आप अपने बच्चों की चिंता करिए और देखिए आपके सामने ये 4 उपचुनाव दिख रहा है, हर सीट पे नेता का बच्चा चुनाव लड़ रहा है, बच्चा का चुनाव लड़ हर। और आप इनको एहसास होगा कि एक बाप का औलाद होना ही बड़ी बात नहीं है, जमीन पर उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी और उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इनकी हमने गांव में देखा है, जहां जहां आरजेडी का लीडर है वहां मुसलमानों का गली नहीं बना है। सही बात। वहां पे नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण है, आप देख रहे हैं प्रवीण जनसुराजी यूट्यूब चैनल। बहुत दिन से ये यहाँ वीडियोस आप लोग इंतजार करते होंगे। देखिए, हम नया एक वीडियो के साथ आ रहे हैं। अभी वागीश भाई जो सोशल मीडिया के हेड है यहाँ का, वो उपचुनाव में गए हैं। उपचुनाव में क्या बोलते हैं, माहौल पूरा देख के आए हैं, तैयारी कैसे है, और इस सभी चीज के बारे में हम लोग इस पॉडकास्ट में या इस इंटरव्यू में पूछेंगे वागीश भाई से। और वागीश भाई भी हम चाहते हैं कि उससे बेहतर ग्राउंड रिपोर्ट हमको दे। वागीश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद इसमें आने के लिए। थैंक यू प्रवीण भैया। आप बहुत थकान महसूस कर रहे हैं, मतलब आपका चेहरा से ही लग रहा है कि कुछ बड़ा की करके ही आए, बहुत मेहनत करके ही आए। उसमें उपचुनाव में खास तौर के क्या हो रहा है भैया, असल में जनसुराज ग्राउंड में क्या कर रहा है, ये इसके बारे में बताइए। जनसुराज ग्राउंड पे वो कर रहा है जिसका इंतजार पूरा बिहार कर रहा है। वैसे ये 25 में होने वाला था, लेकिन सबको मालूम है कि जब कोई व्यक्ति या तो उसकी असमय मृत्यु हो जाती है किसी एमएलए की, या फिर कोई सांसद का चुनाव लड़के सांसद बन जाता है, उसकी जगह पे वो सीट खाली जाती है, किसी भी तरीके से अगर कार्यावधि में अगर वो सीट खाली हो जाए तो वहां पे दोबारा चुनाव होता है, जिसको हम लोग बाई इलेक्शन बोलते हैं, उपचुनाव बोलते हैं। तो वो उपचुनाव वहां पे इस वक्त 4 जगहों पे बिहार में लड़ा जा रहा है। भारत में कई जगहों पे लड़ा जा रहा है, बिहार में ये 4 जगहों पे लड़ा जा रहा है। एक भोजपुर जिले का तरारी विधानसभा क्षेत्र है, एक कैमूर जिले का रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र है, और गया में 2 विधानसभा क्षेत्र है, एक इमामगंज और दूसरा बेलागंज। और जनसुराज पूरी मजबूती के साथ इन 4 जगहों पे लड़ रही है। वैसे ये जो वक्तव्य है, ये जो भाषा है, ये बड़ी मजबूती के साथ हम लड़ रहे हैं, चुनाव में जीत हासिल करेंगे, ये लीडरों की भाषा है, नेताओं की भाषा। नेता कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि हम कहीं चुनाव हार रहे हैं। सही बात। हर वक्त यही बोलेगा कि चुनाव जीत रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं। मैं ये बात नहीं कहूंगा, ये जरूर कहूंगा कि हम बहुत ज्यादा मजबूती से लड़ रहे हैं। इसलिए मजबूती से लड़ रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने कभी वहां पदयात्रा नहीं की है। अभी गया में पदयात्रा बाकी है, रामगढ़ में तरारी क्षेत्र में पदयात्रा गई नहीं है। बावजूद इसके, जिस तरीके से प्रवीण आपको बताएं, वहां से माहौल अब देख क्या रहे, ऐसा कोई व्यक्ति मुश्किल आपको मिलेगा जो प्रशांत किशोर या जनसुराज को नहीं जानता हो। कम से कम तरारी क्षेत्र में, क्योंकि तरारी से हम आते नहीं है, तरारी क्षेत्र में से हम आए हैं, वहां पे कार्य देख रहे थे, तो वहां आप बता सकते हैं कि वहां ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला हमको। इक्का दुक्का महिलाएं को छोड़ के, जो हम लोग रिएक्शन लेते हैं पब्लिक, उससे जो पता लगा, 1-2 महिलाओं को छोड़ दे, जो मेरा अभी तक का अनुभव रहा है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने प्रशांत किशोर को या जनसुराज का नाम नहीं सुन रखा हो। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हमारी यात्रा वहां गई नहीं है। सही बात है। हमारा कोई कार्डर वहां पे नहीं है, हमारा संगठन वहां पे नहीं है, बावजूद इसके लोग जान रहे हैं। तो मुझे आपको और आप जैसे कई साथियों को खुद का पीठ थपथपाना चाहिए, क्योंकि ये सोशल मीडिया की ही देन हो सकती है, सोशल मीडिया की भी, कि वहां तक हमारी बात पहुंची है उन क्षेत्रों में भी जहां पे लोग अभी जनसुराज के बारे में नहीं जानते। भैया, अभी मतलब पार्टी बने हुए 1 महीना भी ढंग से नहीं हो रहा है, अभी चुनाव लड़ रहा है, मतलब इसको कैसे देखते हो भैया? पार्टी, अभी सच में बात एकदम सही है आपकी कि हमारे पास कोई संगठन नहीं है गया में या फिर रामगढ़ में या तरारी में। लेकिन चूंकि हम लोगों ने जो प्रयास किया है जनसुराज में, वो जनता का प्रयास रहा है, मतलब जनता मिल के पार्टी बनाई है। तो जनता जब मिल के पार्टी बनाई, तो गया के लोग भी होंगे, कैमूर के लोग भी होंगे, उसमें भोजपुर के लोग भी होंगे। तो ये बात जरूर है कि हमने वहां पे अपनी कमेटियां नहीं बनाई है, लेकिन वहां पे लोग तो है, लोगों ने
प्रयास करके अपना दल तो बनाया है। ऐसा तो है नहीं कि पश्चिम चंपारण में लोगों के अंदर छटपटाहट है कि बिहार में बदलाव होना चाहिए, लेकिन कैमूर, भभुआ, गया के लोगों के अंदर नहीं है। सब जगहों पे उतनी ही छटपटाहट है कि बिहार में एक नया विकल्प आना चाहिए, लेकिन वो विकल्प मजबूत विकल्प हो, वो कोई लुंज पुंज विकल्प ना हो, उसके अंदर बिहार को बदलने का मादा हो, वो जज्बा हो, तभी वो साथ आएंगे। और ये दल जो है वो प्रशांत किशोर का बनाया हुआ दल तो है नहीं, ये लोग मिलके दल बना रहे हैं, तो वो लोग हर जगह मौजूद है, वो हमको देखने को मिला, चाहे वो रामगढ़ हो, तरारी हो, बेलागंज हो, या फिर कौन सा दूसरा इमामगंज। ऐसी चारों जगहों पे जो मुझे देखने को मिला कि लोग के अंदर छटपटाहट तो है। आज भी अगर आप देखें जो रैली निकल रही है बेलागंज और इमामगंज में नॉमिनेशन के लिए, आप भीड़ देखिए, वो अपार भीड़। जनसुराज जैसे नए दलों को ऐसा तो नहीं कि हमने पैसे देके बुलाया किसी को, सही बात, आइए हमारे भीड़ का हिस्सा बनिए, जो अमूमन राजनीतिक दल करते हैं। बावजूद इसके जो जन सलाह है, ये क्या है? ये लोग हैं जो घर से बाहर निकल के आ रहे हैं कि भैया जनसुराज को लाना ही है। जो काम 2025 के नवंबर में करना था, वो चाह रहे हैं कि भैया इसको 1 साल पहले ही निपटा दिया जाए, इसको यही निपटा के बाद खत्म किया जाए, 24 में इसको सेटल किया जाए और लोगों को ये दिखाया जाए कि जनसुराज आगे किस तरीके से बिहार में काम करने वाली है, कितनी मजबूत है जनसुराज। अभी पहली बार प्रवीण लोगों को अंदाजा लगेगा, चुनाव का रिजल्ट का हमको नहीं पता है क्या होने वाला है। हम तो यही चाहेंगे कि चुनाव हम जीते, और हम मेहनत भी इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको ये बता दूं कि देश में एक मैसेज जरूर जाएगा जनसुराज के आने के बाद कि जनसुराज ने कोई आंदोलन नहीं किया, किसी को भड़काया नहीं, किसी पत्थरबाजी में का हिस्सा नहीं बने, कहीं कोई चक्का जाम नहीं किया। बावजूद इसके लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, जनसुराज की परिकल्पना में साथ आए हैं, जनसुराज को एक दल बनाया है, अच्छे अच्छे लोगों को चुनकर सामने रखा है। लोगों के पास ये विकल्प है कि वो अच्छे लोगों को चुनकर अपने पाले करे, और नहीं करते हैं हम अपना प्रयास जारी रखेंगे, हम आगे भी यही बात उनको समझाते रहेंगे। भैया, ये 4 जो उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें जो पिछले बार एमएलए था वो भी बाहुबली था, वो भी बड़ा नेता था या मंत्री था या कोई बाहुबली था। अभी भी जिसको लड़ा रहे हैं सारे पार्टियां, वो भी बाहुबली है। आपको एक बार याद दिला देता हूँ, बेलागंज से सुरेंद्र यादव जी है, उसका बेटा भी लड़ रहे हैं, और उसके बाद जो है रॉकी यादव, उसका माताजी लड़ रहे हैं। ठीक है, दोनों बाहुबली है। वहां एक सामान्य मुसलमान को वहां टिकट दिया प्रशांत किशोर ने, और सुनील पांडे और मतलब क्या बोलते हैं यहाँ राजू यादव लड़ रहे हैं तरारी में। रामगढ़ में भी बाहुबलियों को लड़ा रहे हैं, और इमामगंज में भी एक उसका घर, उसी का घर में एक सेंट्रल मिनिस्टर है, एक स्टेट मिनिस्टर है, उसी को बहू को लड़ा जा रहा है। इसको कैसे देखते हो? ये सबको टक्कर दे पाएंगे जनसुराज का सामान्य परिवार के? एक नारा जो है पूरे बिहार में इसमें गूंज रहा है, खासकर इन चारों विधानसभा क्षेत्र में, कि परिवारवाद को चोट दो, जनसुराज को वोट दो। वो इसीलिए है कि आप देखिए, जब अगर लोग ये इस वक्त ये ऑप्शन नहीं चुनते हैं, तो ये जनता का दोगलापन कहा जाएगा। ये बहुत कड़े शब्दों में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग जिस भी गांव में जाते थे, जहां भी जाते थे, वो हम लोगों को यही कहते थे कि किसी परिवार की पार्टी तो नहीं बन जाएगी। हर कोई गुस्से में रहता था कि अब परिवारवादी है, नेता का बेटा ही नेता बनता है, आपकी क्या जगह है, कैसे जगह है। और हम लोग जब कहते थे कि नहीं, हम परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देने वाले, क्या समर्थन करने वाले लोगों में से है, हम सही व्यक्ति का चुनाव करके इस क्षेत्र में लाके उनको रखेंगे, उनसे काम लिया जाएगा। अगर वो सही समय पे काम नहीं करते हैं तो राइट टू रिकॉल का भी प्रावधान है, जिसके ऊपर ये दबाव बनाया जाएगा कि आप अपने पद को छोड़ दें, और उसका वहां पे दोबारा चुनाव करके दोबारा वहां पे लोगों को लाया जाएगा। ये सारी परिकल्पना जब एक साथ है, और लोग अगर इस बार अगर परिवार को चुनते हैं, तो फिर हम मानेंगे कि भैया या तो हम समझाने में विफल रहे हैं, या लोग अभी तैयार नहीं है इसका बात के लिए। लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ा भी शर्म लिहाज बचा है बिहार के लोगों में, तो परिवार को अब मत चुनिएगा। ये आपके सामने एक अच्छा विकल्प है, आपके सामने दिया गया है। जो सबसे बेहतर लोग विकल्प हो सकते थे, उतना प्रयास करके बुलाया गया, जबकि वहां संगठन नहीं था हमारा, जबकि वहां हम लोगों ने पदयात्रा नहीं करी है। बावजूद इसके वहां पे अच्छे व्यक्तियों को चुन के लाया गया है। और अगर ऐसे में अगर आप किसी परिवार का साथ देते हैं, तो भैया फिर बिहार का भविष्य हमको गत में दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि बहुत मेहनत, बहुत प्रयास के बाद कुछ सही लोग आते हैं चुनाव लड़ने। प्रसाद जी हमेशा कहते हैं कि एक अच्छा व्यक्ति
जब इतना अपने ऊपर दबाव महसूस करता हुआ, वो जिसको मालूम है कि राजनीति एक कीचड़ है, उसके अंदर जाएंगे तो दलदल में फंस जाएंगे, इसके बाद जब वो हिम्मत करके जाता है जनता के बीच में, वो चुनाव की प्रक्रिया को पूरी करता है, चुनाव लड़ने जाता है, अगर वो व्यक्ति, एक व्यक्ति अगर हार जाएगा तो कितने अच्छे लोगों का मनोबल टूटेगा, इसका अंदाजा नहीं है। सही बात। चाहे वो जन स्वराज ही क्यों ना हो, अगर जन स्वराज में जितने साथी जुड़े हैं इस बात के साथ कि भैया अगर वो अच्छे व्यक्ति हैं, उनको लगता है कि हम कभी किसी का लूटे नहीं है, किसी का खाए नहीं है, किसी को भ्रष्टाचार नहीं किए हैं, ऐसे व्यक्ति जब चुनाव लड़ने आते हैं और जनता जब उनको एक्सेप्ट नहीं करती है, उनका मनोबल टूटेगा और आने वाली कई पीढ़ियों तक ये मनोबल उनका नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए आपके ऊपर भी है, खासकर उन चारों क्षेत्र के जनता के ऊपर, उनके वोटर्स के ऊपर, कि जब मतों का अपना इस्तेमाल करने जाएं तो और एक चीज का सिर्फ ध्यान रखें, वो आदमी कैसा है नहीं है वो तो आपको जांचना परखना आपको है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि चाहे किसी निर्दलीय को वोट दे दे, चाहे जन स्वराज को वोट दे, चाहे किसी को भी दे, लेकिन किसी परिवार के बच्चे को वोट ना दे, किसी परिवार के लोग को वोट ना दे, क्योंकि ये नासूर बनता चला जाएगा। वो आपके समाज के लिए, आप जिस भी समाज से आते हो, अगर आपने अपने समाज के परिवार, अपने समाज को एक तरफा करके अपने सिर्फ परिवार के लोगों को टिकट दिया है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। वोटर्स इस मैसेज को दे। हम तो अपना प्रयास कर रहे हैं, हमने अभी तक जो 4 सीटें पर कैंडिडेट डिक्लेयर किया है उसमें कोई किसी परिवार का व्यक्ति नहीं है। आप देखिए, जैसे आप बात कर रहे थे, पहले सीट पे चले आते हैं, तरारी क्षेत्र में सुनील पांडे हैं, उनके बेटे को वहां कोई नाम से भी नहीं जानता है, बावजूद इसके वो चुनाव लड़ रहा है। अगर मान लीजिए कि हम कितने भी अच्छे व्यक्ति हो और हमारा बच्चा है, तो क्या वो वही काम करेगा जो हम काम कर रहे थे? और ये समाज ही तो कहता है, सही बात, कि बड़े बाप की औलाद इसलिए चुनाव लड़ने चला गया, हमारी कहाँ औकात है। अरे भैया, हम तो कह रहे हैं कि तुम्हारी औकात है, तुम आगे आओ सामने। सारा खर्चा जनसभा उठा रही है, तुमको चुनाव लड़वाई के जनसभा को साबित भी कर रही है, सामने दिख भी रहा है। फिर भी अगर आप परिवार के साथ जाएंगे तो ये विफलता तो आपकी कही जाएगी और आपको तो कटघरे में खड़ा रहना पड़ेगा। आज प्रशांत किशोर जा रहे हैं तो लोग पूछते हैं पैसा कहाँ से आ रहा है, जाति से कैसे निपटेंगे, अच्छे आदमी कहाँ राजनीति में आने वाले हैं। जब वो सारा काम वो करके दिखा रहा है, जब पैसा भी ला के दिखा रहा है, जब वो अच्छे लोगों को सामने भी कर रहा है, वो जातियों का भी गठबंधन तोड़ रहा है, बावजूद इसके अगर आप ये सोचे कि जन स्वराज जैसी शक्ति पे आपका भरोसा ना हो, तो फिर भगवान ही मालिक है ऐसे में। हाँ सॉरी, मैं बात से मुकर गया। पहले सीट की बात करें तो तरारी की, तो वहाँ सुनील पांडे हैं, उनके लड़के वहां पे चुनावी मैदान में, जिनका नाम कोई जानता है। बेलागंज आए तो जैसा आपने बताया कि वहां पे सुरेंद्र यादव है और बेटा है, उनका बेटा है जो वहां से चुनाव लड़ने जा रहा है। तीसरा जो है अपना मांझी जी का इमामगंज क्षेत्र है, तो जहाँ पे मांझी जी तो खुद मिनिस्टर बन गए, अपने बच्चे को बिहार से बना दिया, अपने पतों बहू को भी वहां से चुनाव लड़ा रहे हैं। मतलब शर्म भी नहीं आ रही है क्या मांझी समाज में एक भी काबिल व्यक्ति नहीं बचा उनके परिवार के अलावा? सही बात। ये गाली क्यों नहीं लगती है लोगों को? चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो मांझी हो, चाहे वो म्यार हो, कोई भी जाति का व्यक्ति हो, यादव हो, कुर्मी हो, मुसलमान हो, आपको शर्म नहीं आती है कि आप उस लीडर को चुनते हैं जो आपकी जाति का है, आपकी अवहेलना करते हुए अपने बेटे को टिकट दे रहा है? मतलब थोड़ा तो मतलब लिहाज करना चाहिए आदमी को। अगर हम अपनी जाति, जिस भी जाति से आते हैं, और हमको पता चल जाए कि मेरी जाति का एक लीडर अपने बेटे को खड़ा कर रहा है, तो सबसे ज्यादा गुस्सा तो मुझे उस पर आना चाहिए। सही बात है कि आप तो कम से कम अपने बेटे को खड़ा मत करो भाई, आप तो मेरी जाति की, आप जाति समुदाय का तो देखो, कम से कम किसी का नहीं देखो, बिहार का मत देखो, दुनिया का मत देखो। अगर आपको सिर्फ जात की ही राजनीति करनी हो, जात का ही देखना है, तो कम से कम अपने बच्चे का तो मत देखो भाई। सब बच्चों को, जो भी सबसे काबिल व्यक्ति है समाज का, उसको आगे करो, देखो समाज कैसे एक्सेप्ट करता है। ये क्या जरूरी है? मांझी जी पे खुद लड़ ली है, उसका बेटा को भी लड़ा दिया, अभी उसको बहू को भी लड़ा रहा है। और ऐसे बेवकूफ लोग जब ये पूछते हैं कि प्रशांत किशोर का पैसा कहाँ से आ रहा है, तब इस बात पे गुस्सा आता है कि इनको समझ में नहीं आता है कि एक ही परिवार के 4 आदमी चुनाव लड़ जा रहे हैं, उनको पैसा कहाँ से आ रहा है। एक ही व्यक्ति जो है मिनिस्टर बने जा रहा है, करे जा रहा है, उसकी पार्टी चल कैसे रही है। कोई नहीं पूछता है कि तेजस्वी यादव का पैसा कहाँ से आ रहा है, वो कौन सी कमाई, कौन सा पढ़ाई किया है, कौन सा इंजीनियरिंग किया है। कौन सा इंजीनियरिंग? एक आम आदमी राजनीति में आता है, लालू प्रसाद यादव एक आंदोलन से निकला हुआ व्यक्ति लोग कहते हैं, एक समय के बाद पार्टी बनाता है, पार्टी को लोग फंड करते हैं, वो चुनावी राजनीति में जाता है। वो इतना पैसा कैसे बना लेता है कि चुनाव में जाने के बाद कि सारा परिवार दुनिया में सेटल हो जाता है, लोगों के पास करोड़ों की संपत्ति हो जाती है और पार्टी भी चलने लग जाती है, और पार्टी में टिकट बांटने वक्त भी साला पैसा लेके वहां पे टिकट बांटते हैं। अभी जनता में पहली बार देखा ना ऐसा कि कैसे हाथ खड़ा के भी टिकट दिया जा सकता है। सही बात। और मैं जैसा व्यक्ति जो अपनी आंखों से इसको प्रक्रिया को होते हुए देखा है, वो चैलेंज देता है ऐसे
राजनीतिक दलों को एक बार हिम्मत हो तो खाली सार्वजनिक करके टिकट बांट के दिखा दो। 5 लोगों को सामने रखो और सबसे पूछो, जनता के बीच में लेके जाओ उन 5 को और पूछो कि सबसे बेहतरीन आदमी कौन है, किसको टिकट देना चाहिए। जनता के बीच लेके नहीं मत जाओ, सर्वे करा के लेके आओ, उनको 5 लोगों को सामने रखो, टेबल कुर्सी पर बिठाओ और फिर पूछो कि इन 5 में से कौन बेहतर हो जाए। सब एक दूसरे का मुंह नोच के खा जाएंगे। कोई क्योंकि कैसे बताओगे कि 4 करोड़ किससे लिए हो, 5 करोड़ किससे लिए हो, 10 करोड़ किससे लिए हो, टिकट किसको दे रहे हो, कैसे बताओगे? मतलब बाद खुलासा आ जाएगा। 5 लोगों को बिठाओ, कोई कहेगा भैया हमसे आप इतना करोड़ रुपए ले लिया हमको नहीं दे रहे, दूसरा कहेगा आपसे इतना ले लिया हमको नहीं दे रहे। तो ये जो सब अब बिहार जो है वो इस बात को समझेगा, मुझे ऐसा भरोसा है कम से कम। वो तो रिजल्ट के बाद पता लगेगा, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है जो तापमान अभी जनता में दिखाई दे रहा है, जो जिस तरीके का माहौल है अभी चुनावी माहौल, उसमें ऐसा लग रहा है कि लोग इस बात को समझने लगे हैं कि उनको समझ में आ गया है कि पैसा का सवाल जो प्रशांत किशोर जो पूछ रहे हैं उनको उल्टा होकर पूछना चाहिए कि इनके पास कहाँ से है। उनके पास प्रशांत किशोर का तो पता है, प्रशांत किशोर को पता है कि जिस वक्त राजनीतिक दलों को सजा देते थे उस वक्त फी लेते थे, वो पैसा कैश में नहीं लेते थे और जिस तरीके से भी लेते होंगे वो उसका टैक्स भरे, तभी उनको आज तक कुछ नहीं हुआ है। सही बात। हर दूसरे दलों के खिलाफ में काम किया। एक मौका था जब इतना एग्रेसिवली मोदी के खिलाफ काम किया था। मोदी के खिलाफ आप चू भी बोलते हैं तो आपके ऊपर ईडीआई सीबीआई चली जाती है। बंगाल में उन्होंने खड़ा होकर चुनौती दिया और इतने एग्रेसिव चुनाव में उनको पटखनी दी, उठा के पटक दिया, बावजूद इसकी हिम्मत नहीं हुई कि कोई इस तरीके का काम कर पाए। तो इस बात को समझना चाहिए। और जिसके पूरा परिवार जो है बिहार का राजनीतिक दलों का कोई ना कोई संलिप्तता है ही उसकी, या तो करप्शन में या फिर किसी मर्डर में या किसी और बुरे प्रकरण में वो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। सही बात। और ऐसे में आप देखिएगा ये जो चुनाव है ये कमाल का चुनाव होगा। उपचुनाव पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है, अभी तक मेरा वैसे पुराना राजनीतिक अनुभव नहीं रहा है, तो जो हमसे सीनियर हैं, जो बड़े हैं, उनके सामने ये बात कहते हुए तो ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन अभी तक जो जितने चुनाव मैंने देखा है, उपचुनाव में इतना माहौल गर्म हो इतना मैंने पहली बार देखा है। ये उपचुनाव है, सही बात, ये मेन चुनाव नहीं है। और वो चुनाव भी ऐसे बाहुबली के सामने है, ऐसे सेंट्रल मिनिस्टर के सामने है, कोई छोटा मोटा। हाँ, चारों चुनाव जो है, एक हमने बात नहीं करी थी, छूट गया था रामगढ़ में जगदानंद सिंह के लड़के चुनाव लड़ रहे हैं और ये वही जगदानंद सिंह है, इसको याद कर लीजिएगा। अगर आपको याद हो तो आज से 6 महीने पहले यही जगदानंद सिंह ने एक लेटर जारी किया था जिसमें लिखा था कि जन सुराज में जाने वाले राजद के कार्यकर्ताओं को पार्टी से निकाल दिया जाएगा। उन्होंने आगाह किया था कि जन सुराज पार्टी में राजद के कार्यकर्ता ना जाएं। उन्होंने देखिए बिहार की जनता को अपने कार्यकर्ता का नाम दे दिया और इतनी भी उस समय शर्म नहीं आई ये कहते हुए, या देखिए इतने बड़े लीडर हैं, जब आपके लोग जन सुराज में चले ही गए तो उनको क्या धमकी दे रहे हैं कि निकाल दिया जाएगा। वो अपने लेटर में लिख रहे हैं, वो लेटर में ये कह रहे थे, उन्होंने प्रशांत किशोर जी के आगे जातिवाचक शब्द यूज किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति जनसुराज से जुड़ेगा उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। अरे भैया, जब जनसुराज से जुड़ेंगे तो तुम क्या निकालने का इंतजार कर रहा था? उसको जब पता चल गया कि उसको जनसुराज में जाना तभी तो निकला था। पर कोई बात नहीं, उनके लड़के वहां पे हैं और ये जनसुराज दावा करती है, बाकी का पता नहीं। लेकिन प्रशांत जी ने खुले मन से कहा है कि हमारा नहीं पता आप जीतेंगे हारेंगे, लेकिन आपका हमें पता है कि आप पहले और दूसरे दोनों जगहों पर नहीं रहेंगे। आपकी जगह तो तीसरी बनेगी या चौथी बनेगी, उसके नीचे जहां बनेगी वहां बनेगी, लेकिन आप पहले दूसरे में नहीं रहने वाले हैं। खूब लेटर निकालिए और तेजस्वी यादव का पूरा खानदान वहां के प्रचार करके दिखाए। अगर टस से मस कर दिया वहां पे, अगर पहले छोड़िए दूसरे नंबर पे आ गए तो आप जनता का गर्दन पकड़ लीजिएगा। ये गुस्सा है उसके अंदर जगदानंद सिंह को लेके, जमीन पर हमने महसूस किया है। सही बात है भैया। ऐसे है कि मतलब उपचुनाव में 2-3 यूनिक चीजें है भैया। पहले आप जो बोले थे भैया, अभी सामान्य लोग को टिकट ऐसे बांटा था, मतलब जो पिछले जो प्रक्रिया होता था अभी उससे बेहतर होके ये प्रक्रिया से हम लोग बांटे थे। ये मतलब चूज हो गया। ये कोई कहता नहीं है खुल के, लेकिन आप जाइएगा तो हर आदमी को पता है कि टिकट जो बढ़ता है वो पैसे के दम पे बढ़ता है। उसकी जाति होनी चाहिए, उसके थोड़े बहुत सामाजिक समीकरण होने चाहिए और उसके पास पैसा होना चाहिए। पार्टियां पैसा लेती हैं और उसको टिकट देती हैं, कम से कम और कुछ नहीं तो ये पहला स्टेप तो खत्म किया जनसुराज जरूर कर। पहला जो इनिशियल लेवल ऑफ करप्शन है उसको तो खत्म किया कि भैया पैसा तुम नहीं दोगे, हम तुमको देंगे कि जाके चुनाव लड़ो। क्यों देंगे? क्योंकि तुम्हारे ऊपर ये बात कहने के लिए नहीं रहेगा कि हमने 5 करोड़ रुपया अगर चुनाव में खर्चा किया तो 50 करोड़ लूटूंगा।
अब ये पहला यूनिक चीज है, ये पहला यूनिक चीज जनसुराज ने सबके सामने ये बात कर दिया। जनसुराज जब टिकट दे रही है तो किसे ले नहीं, और ये सबको पता चल गया है। ऐसा है नहीं कि मतलब कोई बंद कमरे में ये काम हुआ है, सबके सामने जाके सबकी सहमति से इसका निर्णय किया जा रहा है। और आज ये जो कल सबको पता लगना ही है। लेकिन जिस तरीके से बाकी पार्टियां जो है वो टिकट बटवारा करती है, जनता को मालूम है, और इस वजह से कोई अच्छा आदमी आता नहीं है उसके अंदर, क्योंकि वो इतना पैसा खर्च करके इस बात का रिस्क नहीं लेगा कि हम चुनाव जीतेंगे कि हारेंगे। इनके पास तो बालू माफिया है, शराब माफिया है, करप्शन है, अलग अलग जगहों से पैसा आ रहा है। वो एक दो चुनाव हारेंगे, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। पर एक अच्छा आदमी एक चुनाव हार जाए और उसमें वो पोस्टर बैनर भी लगवाने का खर्चा अपना नहीं जुटा पाए तो बर्बाद हो जाएगा, तो कभी जीवन में आएगा ही नहीं, तो डिप्रेशन में चला जाएगा। ऐसे व्यक्ति निराश ना हो, उनको सामने समाज के लाके खड़ा किया प्रशांत किशोर ने, उसको चुनाव लड़वाने जा रहा है। ये कितनी बड़ी ताकत है। और सबसे पहला जो इनिशियल भ्रष्टाचार है वही खत्म होता हुआ दिख रहा है। पहला ही जो स्टेप है वही क्लियर है, अब दूसरा जनता के हाथ में। सही बात है। और 2-3 यूनिक, मतलब कोई और यूनिक पॉइंट है भाई आपके सामने आ रहा है, मतलब इसे को लेके, मतलब यही चुनाव उपचुनाव को लेके, जैसे आपने बताया था कि टिकट देने का तरीका ही बदल दिए, फर्स्ट स्टेप में ही करप्शन का पूरा हटा दिए। सो मतलब इसी तरीके का कुछ यूनिक चीज आपको देखने को मिल रहा है? मतलब बहुत सारी यूनिक चीजें देखने को मिल रही है। एक तो आप जब डाउन पे जाएंगे और आप कंपेयर करें, और बिहार जनता के लिए भी है और जो लोग न्यूज टीवी चैनल वगैरह अगर देखते हैं उनके लिए भी है कि आप जब ग्राउंड पे जाइए और जो बाकी जो पार्टियां हैं उनके लीडरों का व्यवहार देखिए और जनसुराज के बच्चों का व्यवहार देखिए, आपको वहां अंतर पता लगता है। ये गांव के लोग बता रहे हैं, ये हम नहीं बता रहे हैं। ये एक बार बताइए भाई, ये गांव के लोग हैं कि जो उनके जो लोग हैं वो किस तरीके से जा रहे हैं प्रचार करने। वो जाते वक्त बंद दरवाजे से पीछे से कुछ पैसे वैसी व्यवस्था कर रहे हैं, ये हमको गांव में पता लगा है। वो जाके किसी व्यक्ति को पकड़ रहे हैं, उसके हाथ में कुछ रख रहे हैं, कह रहे हैं जैसा इसको बांट दीजिएगा, लोगों में ऐसा कर दीजिएगा। एक व्यक्ति मिला हम लोगों को, उसने कहा कि प्रशांत जी हमको बहुत अच्छे लगते हैं, जनसुराज बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या कीजिएगा पैसा ले लिए। और हंसी भी आया, और हम लोग कहा कि क्यों ले लिए हैं, तो कह रहा है कि भाई ये कहने वाली बात है, ईमानदारी से काम होगा, फलाने जी जीत जाएंगे तो इतना अच्छा काम होगा, ढिलाने के ठिकाने जीत जाएंगे तो मतलब उसका विश्वास जनसुराज पे उस तरीके से नहीं था। उनको बातें अच्छी लगती थी, लेकिन उसको आदत हो गई थी लुट के जाने की। तो वो कहना चाह रहा था कि कोई भी आएगा हमारा भला होगा नहीं, जो ही 200-500 रुपए दे रहा है वो ले लिया जाए। तो उसका वो उतना ही से था। वो उसको चुनावी मौसम को, जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जिनके पास आगे का खाने की व्यवस्था नहीं, जिनका रहने की व्यवस्था नहीं है, इसका फायदा राजनीतिक दल कैसे उठाते हैं। ऐसे ही मौकों पर उनको ला के 500,000 रुपए उनके हाथ में दे देते हैं। वो एक दिन अच्छा खाना खा लेते हैं तो उनको लगता है कि यार इसका नमक खाया, इसको वोट देंगे, और जाके उसको वोट कराते हैं। आप देखिए, वो अपनी जगह पे ईमानदार है, उनको अपने काम पैसा दिया, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास रहने खाने की व्यवस्था नहीं है, सरकार उनके लिए काम नहीं करेगी, उनको गरीबी से बाहर नहीं निकालेगी कि वो प्रिविलेज हो जाए। चुनाव में फिर भाई वोट कौन देगा? सही बात। दारू पे बिकेगा कौन? साड़ी पे बिकेगा कौन? तो ऐसे एक व्यक्ति मिले जिन्होंने कहा कि हमने ले लिया है, इस बार दे दीजिए, लेकिन 25 में हम जनसुराज को देंगे। हमने कहा कि आपने ले लिया है तो आप वोट नहीं देंगे, तो आप उनको पता क्या चल रहा है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम ईमानदारी से लेने वाले हैं। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा मान लीजिए कि हम आपको उससे ज्यादा रुपए दे दे, तो क्या था कि आपके साथ हो जाएंगे। तो मैंने उनको समझाया कि भैया ऐसे मत करिए, हम तो आपको देंगे नहीं पहली बार, लेकिन ऐसे मत करिए, क्योंकि अगर आपको कोई पैसा दे रहा है तो अपने बाप के यहाँ से नहीं दे रहा है, वो कहीं ना कहीं करप्शन किया है, कहीं भ्रष्टाचार किया है, वहां से लाके पैसा दे रहा है। तो अगर आपको पैसा दे भी रहा है, पहली बात तो ये ठीक चीज है नहीं, पर पैसा दे भी रहा है तो रख लीजिए। तो आप मान के चलिए आपका ही होगा वो। अगर आप थोड़ा सा घुमा फिरा के चेक करेंगे तो आपके से ही लूट के ले गया होगा, वही पैसा आपको लौटा रहा है। वैसे है तो ये अनएथिकल, इसको लेकिन अब क्या कीजिएगा, आप नहीं लीजिएगा तो समझ जाएगा वोट नहीं देगा, आपको धमकाएगा, डराएगा, मारने की कोशिश करेगा। इससे अच्छा है कि आप उससे ले लीजिए, लेकिन अपने बच्चों का भविष्य देखते हुए ये देखिए कि बिहार का भविष्य क्या रहने वाला है, आपके बच्चों का भविष्य क्या रहने वाला है, आपके परिवार का भविष्य क्या रहने वाला है, आपके भोजन की व्यवस्था कौन करने वाला है, शिक्षा की व्यवस्था कौन करने वाला है, रोजगार की व्यवस्था कौन करने वाला है, उसको जाके टिप दीजिए। और जो बिहार के लोग जो इतने दिनों से विकल्प की तलाश कर रहे थे, वो विकल्प सामने है तो कैसे मुंह फेर सकते हैं? सही बात। और उस समय कैसे मुंह फेर सकते हैं जब सारा परिवार की राजनीति वहां चल रही है। पहले आप कहते विकल्प नहीं है तो आप किसी को भी चुन रहे थे, अब वो किसी को भी जो चुन रहे थे वो भी मैदान में है, खुद नहीं है, अपने बच्चों के साथ मैदान है, अपने पतों के साथ मैदान है, अपनी पत्नी के साथ मैदान में है।
और ऐसे में आपके सामने एक और विकल्प है जिसका कोई जाति नहीं है, जिसका कोई परिवार नहीं है, जो प्रसाद जी हमेशा बोलते हैं कि हर समाज में काबिल व्यक्ति है और हर काबिल व्यक्ति किसी न किसी समाज का है। उन सारे काबिल व्यक्तियों को हमने खड़ा कर दिया। आप अपना समीकरण जो बनाना है बनाइए। अगर आप अपने बच्चों का समीकरण बनाएंगे तो बिहार का एक भी वोट इधर उधर नहीं होगा, वो बिहार के लिए जाएगा। और वो जो दबाव है बाकी राजनेताओं पे, अभी 9 महीना बचा है, मैं सिर्फ जनसुराज के लिए नहीं, आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू सबके लीडरों पे अगर आप दबाव बनाना चाहते हैं तो मात्र 4 सीट है। जनसुराज का बटन दबाइए और देखिए अभी जो प्रेजेंट में सरकार है या अभी जो विपक्ष में सरकार है, इनका पूरा दिमाग घूम जाएगा और इस 9 महीनों में बिहार इतना काम देखेगा, इतना काम देखेगा, काम का बाढ़ लग जाएगा। कम से कम काम करे ना करे, शिलान्यास जरूर करना शुरू कर देगा। योजना की का देखिए भैया, ये इसका अनाउंसमेंट जरूर शुरू कर देगा। जनसुराज का जो मुहिम जो चल रहा है उसका असर आपको दिख रहा है। भाजपा ने यहाँ गिरिराज सिंह के द्वारा एक हिंदू का यात्रा एक बार आपको बताओ, यात्रा तो निकलता रहा है। कई लोग हम लोगों पे जब हम लोग यात्रा की बात करते हैं तो कई लोग कहते हैं कि आप कोई नए थोड़ी है जो यात्रा निकाले हैं। यात्रा तो निकलती रही है, बात भी सही है, यात्रा निकलती रही है। यात्रा का प्रारूप क्या रहा है, यात्रा क्यों निकाली गई है? अभी बिहार में आपने सुना है कोई गिरिराज सिंह यात्रा निकाल रहे हैं। उनकी यात्रा को क्या कर रहे हैं? यात्रा में तोड़ रहे हैं, जो हिंदू को जगा रहे हैं, अपना चेहरा चमका रहे हैं। देख रहे हैं कि अपना कुछ बचा नहीं तो विचारधारा के नाम पे कुछ लोगों को खींच लें। जनसुराज का डर किस प्रकार का है देखिए। उनको मालूम है कि उनसे 20 किलोमीटर पैदल नहीं चला जाएगा। तो प्रसाद किशोर उनके जाबाजी कर सकते हैं, उनके बस की बात नहीं है। तो क्या कर सकते हैं? गाड़ी पे खड़ा गदा उठा सकते हैं, त्रिशूल उठा सकते हैं, यही कर सकते हैं। अब इस बेवकूफाना हरकत का कोई मतलब है नहीं। दूसरा, अभी आप देखिएगा तेजस्वी यादव एक यात्रा निकालने वाले वो निकाल नहीं पाए बेचारे। निकाल भी दिए और बंद भी हो गए। नहीं, वो निकाल ही नहीं। वो मतलब प्रयास में थे कि निकाला जाए। वो इधर उधर करके घूम घाम के देखिए गाड़ी से भी कठिन है। मतलब पैदल तो मतलब उनके बस का ही है। देखिए जब आप सोना का चम्मच लेके पैदा हो, यही आम कार्यकर्ता आम लोगों में और ऐसे लोगों में फर्क है। ये जो जमीन से जुड़े हुए लोग जो होते हैं और जो एकदम आसमान में से आए होते हैं, वो कितना भी दिखावा कर ले, यहाँ गमछा बांध ले, आगे कुर्ता को फाड़ ले, जैसे मोड़ ले कि गंदा कर ले, उनके जो आचरण है, उनका जो विचार है, उनका संस्कार है, वो नहीं जाएगा। तो आप जिस जगह से आए हैं, आपको लूट के खाने की आदत है, आप एकदम से चले जाएंगे मेहनत करने तो रोटी पचेगा ही नहीं, वो होगा ही नहीं। सही बात है। तो ऐसे लोग जब जमीन पर जाएंगे, यात्रा की बात करेंगे, तो क्या करेंगे? गाड़ी पे बैठेंगे, साग रोटी खाएंगे, किसी से मछली खाएंगे, उसका वीडियो बनाएंगे, डालेंगे, क्योंकि उनको मालूम है यात्रा का वीडियो तो बना नहीं पाएंगे। जनसुराज और बाकी यात्रा में आपका अंतर बताए। जब से यात्रा शुरू हुई है, आपको चैनल का नाम बताए थे, जनसुराज टीवी पे जाइए, जनसुराज के ऑफिशियल चैनल पे जाइए, किसी भी चैनलों पे आप जाइए, आपको पता लगेगा सुबह से शाम तक की यात्रा का फुटेज लाइव वहां मौजूद है। कोई कह नहीं सकता है कि हमने यात्रा में गाड़ी का इस्तेमाल किया है, कोई कह नहीं सकता है कि उस यात्रा को करते वक्त हमने किसी भी प्रकार का कोई भी, मतलब आप ये समझिए कि हम एक पूरी ईमानदारी के साथ वो यात्रा हुई है। कोई ये बात, कोई तोहमत नहीं लगा सकता है कि हमने यात्रा में इतनी भी बेईमानी की है, इतनी ईमानदारी से यात्रा की है और यात्रा के दौरान ही वहां की योजनाओं को देखा है, वहां की समस्याओं को देखा है और वहां पे सही लोग को चुनने का प्रयास किया है। ये यात्रा के दौरान इतना काम हम लोगों ने किया है। सिर्फ यात्रा ऐसे चलने के लिए नहीं चल रहे थे, वहां समस्याओं को समझ भी रहे थे, एक संगठन भी तैयार कर रहे थे और योजना भी बना रहे थे, जिसका प्रारूप अभी आपको 4 जगहों पे दिखेगा बिना गए हुए। अभी जहां जाएंगे वहां चुनाव, अगर उपचुनाव हो गया होता तो हम आपके सामने, और ये जो पूरे बिहार के लोग जो अभी चुनाव का तमाशा कर रहे हैं, आपको पता भी चलता हवा कहाँ गई नहीं गई। अगर जहां हमने यात्रा कर ली है वहां चुनाव अभी रात में करा के देखिए, सुबह आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि क्या हो रहा है। इतना मजबूत और इतना जज्बे के साथ वो विकल्प बनाया गया, इतना ताकत के साथ विकल्प बनाया गया। तीसरी यात्रा एक और जो आज मैंने समझी है, वो मुकेश सैनी को यात्रा निकाल रहे थे और प्रशांत किशोर पे कमेंट कर रहे थे। और अब देखिए एक अच्छी बात, आप प्रशांत किशोर जी के बाद क्या हुआ है, जब से प्रशांत किशोर चलना शुरू किए हैं, हर आदमी यात्रा का नाम ले रहा है, हर आदमी यात्रा का नाम, हर आदमी यात्रा निकाल रहा है। पहले भी यात्रा निकलती रही है, पहले भी यात्रा होती रही है, लेकिन यात्रा का नाम दे देना और यात्रा को कर लेने में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। सही बात। अब तेजस्वी यादव से यात्रा नहीं हुआ तो उन्होंने मुकेश भाई का जो है पीठ थपथपाया कि आप ही करिए ना, आप जमीन के लोग हैं, आप सेवा करिए, हम तो आए हुए, हम तो रईस लोग हैं, तो लालू प्रसाद यादव के परिवार से आते हैं, आप ये सब करके देखिए, ये सब जो है हम आपको पीछे से देखते हैं, आप आगे आगे देखिए।
तो वो जो यात्रा है, मुकेश सहनी जो कह रहे हैं कि हम जो यात्रा निकाले वो इंडिया गठबंधन के लिए निकाल रहे हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत हो, फलाने की आरक्षण बढ़े, चिल्लाने का ये हो, ये इस काम के लिए लग रहा है। मतलब हर आदमी, विराज सिंह को देखिए, तेजस्वी यादव को देखिए और मुकेश सहनी को देखिए, इस समाज को बांटने की, भड़काने की, उसको बर्बाद करने के प्रयास के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। और पूरा यात्रा जनसुराज का बिहार को जोड़ने के लिए, बिहार के गौरव के लिए, बिहार में कैसे फैक्ट्री रोजगार आए, बिहार में कैसे बच्चों का भविष्य सुधरे, इसके लिए यात्रा निकाल रही थी। दोनों में कितना अंतर है। प्रशांत जा के समझा रहे हैं गांव में कि भैया अपने बच्चों के लिए खड़ा हो, और प्रशांत किशोर की बात कैसे 100% आज सही हो गई है, इसका अंदाजा आज पूरे देश को पता चल गया होगा कि शुरू से ही कह रहा है प्रशांत किशोर कि नेता अपने बच्चों की चिंता करता है। आप अपने बच्चों की चिंता करिए, और देखिए आपके सामने ये 4 उपचुनाव दिख रहा है, हर सीट पे नेता का बच्चा चुनाव लड़ रहा है, बच्चा का चुनाव लड़ रहा है, हर सीट पे बच्चे का चुनाव लड़ रहा है। तो एक बार उठिए और अपने बच्चों के लिए वोट करिए, इनके सारे बच्चों का सफाया हो जाएगा। ये एक आदमी, ये कीड़े मकोड़े की तरह बचेंगे कहीं पे, और आप इनको एहसास होगा कि एक बाप का औलाद होना ही बड़ी बात नहीं है, जमीन पर उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, और उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इनके बच्चे भी अच्छा काम करते हैं, समाज में अच्छा व्यवहार रखते हैं, बच्चों की शिक्षा रोजगार की व्यवस्था करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, लोग उनको चुनेंगे, और चुने फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप निकम्मापन के शिकार हैं, अगर किसी ने कुछ कर दिया, उसकी रोटी खाने के लिए आप ललायित हैं, और ऐसे में अगर आप जनसुराज को आगे कहेंगे कि ये प्रशांत किशोर की यात्रा जो है, अब प्रशांत किशोर पे ये आदमी उंगली उठाता है जब परिवारवाद करने वाले लोग, इनको देखिए, इनको चाल चलन देखिए। अभी आपको बताएं एक एग्जाम्पल, एक व्यक्ति थे जिन्होंने अपने एसके सिंह के ऊपर, जो रिटायर्ड जनरल है, उसके ऊपर कमेंट करते हुए कहा था कि ऐसे लोग कैसे जीतेंगे चुनाव। चलिए देखिए कैसे लोग, मतलब कैसे लोग क्या बोले वो, उन्होंने कहा था कि ये समाज में रहे नहीं, ऐसे लोग चुनाव कैसे जीत सकते हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनसे चुनाव कैसे जीता जाएगा, चुनाव जीतने के लिए आपको जमीन पर रहना होगा। बात बिल्कुल सही है, चुनाव जीतने के लिए जमीन पर रहना ही होगा, जमीन पे लोगों का काम करना ही होगा, उसमें वो गलत नहीं बोल रहे हैं। लेकिन इस बात को लेके उनके अंदर एक तरह का कॉन्फिडेंस दिख रहा है, ये दिखता है, जिसमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि भैया पढ़ा लिखा व्यक्ति जो राजनीति नहीं कर सकता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है वो समाज को नहीं बदल सकता है। समाज को बदलेंगे चोर, उचक्के, बालू माफिया, शराब माफिया, डकैत, भ्रष्टाचारी, रेपिस्ट, ये समाज को बदलने के लिए आगे आएंगे। समाज को एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, ब्रिगेडियर, डॉक्टर, इंजीनियर, इनकी जगह नहीं है, इनकी जगह राजनीति में नहीं, इनकी जगह ये अपना अपना काम करें, ये सबका काम करेंगे। सही बात है। ये नेता का बेटा जो है ये सबका काम करेगा, यही डॉक्टर भी है, यही इंजीनियर भी है, यही डकैत भी है, ये सारा काम करेगा। लेकिन जो डॉक्टर है वो डॉक्टरी करे, जो इंजीनियर है इंजीनियर रहे, जो फोर्स में है वो फोर्स में रहे, लेकिन ये कुछ नहीं करेंगे तो राजनीति। अब तेजस्वी यादव को देखिए, तेजस्वी क्रिकेट खेलने गए, फेल हो गए, तो भैया अगर वो किसी और का औलाद होता तो नौकरी ढूंढ रहा होता ना कहीं, क्रिकेट नहीं खेल रहा होता, उसकी पीढ़ियां बर्बाद हुई होती ना भाई, उसके कोचिंग के लिए, उसके स्टाफ के लिए पैसा कहाँ से आता, और उस आदमी को क्या करना पड़ता है। जब अगर राजनीति ही करनी थी तो जमीन पर जाना होता, एक एक व्यक्ति से जुड़ना होता, उससे उसको अपना विजन बताना होता। आप जब फेल हो गए तो आपके पास एक बड़ा अवसर, पहले से एक फैक्ट्री खुली थी राजनीति की, उसमें जाके घुस गए। उनके सारे जितने भी उनके औलाद हैं, कहना नहीं चाहिए लेकिन कहना इसलिए पड़ेगा क्योंकि इनके भी कमेंट उस तरीके से आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव का जो परिवार है उसमें जितने निकम्मे लोग हैं उन सबको एक कोई ना कोई जगह पे टिकट पर चुनाव लड़ा रहे हैं। सही बात, आप सोच के सही बात। कोई अनपढ़ है, कोई अधकपारी है, कोई किसी का दिमाग नहीं है, तो किसी का कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो कोई उटपटांग बोलता है, कोई सिंगापुर रहता है, कोई कहाँ रहता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, ये खा बजा के सब कुछ करके परिवार में रख ले रहे हैं, और किसी नए आदमी को मौका ही नहीं दे रहे हैं। और देखिए सबसे ज्यादा जो इन्होंने किया है, मैं अभी उनको याद आ गया, ये मुकेश सहनी जो यात्रा निकाल रहे हैं, वो क्यों निकाल रहे हैं, इनका कहना है कि हम उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो जिस कम्युनिटी से आते हैं इन्होंने पहले ही हाथ खड़ा कर दिया कि मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाएंगे। सही बात, क्योंकि तेजस्वी यादव का साथ देके ही इनको आगे बढ़ना है। ये लोग कौन से लोग हैं, ये 2-4 सीट पे चुनाव लड़ने वाले लोग, इनको बिहार से कोई मतलब नहीं है, इनको अपना परिवार हो जाए, जाति हो जाए, यही बात कर करके पूरे जाति को के अंदर एक जहर भरने का काम कर रहा है ये आदमी। और जाके कह रहा है कि हमको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना है, इसलिए हम यात्रा कर रहे हैं। एक को चीफ मिनिस्टर बनना है इसलिए वो यात्रा कर रहा था, और ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना है, एक को चीफ मिनिस्टर बनना है। बिहार से किसी का लेना देना ही नहीं। अब देखिए ऐसी यात्रा का कोई
मतलब ये मजाक नहीं है तो क्या है बिहार के लिए। और मैं पॉइंट मिस कर गया जिस बारे में क्या कह रहे थे, बहुत बढ़िया पॉइंट। जो आपको एक इत्तेफाक की बात लगेगी, जो मतलब आप देखिए कैसे बदलता है समाज, कैसे बदलता है व्यक्ति, कि कितना कुर्सी जो है वो किस तरीके का लालच देता है। जब जरूरत थी लालू प्रसाद यादव को मुसलमान की, तो MY समीकरण बनाया, MY लिखा, उसमें M पहले लिखा, M को पहले लिखा, Y बाद में लिखा, और उस M को आज तक कुछ नहीं दिया, खत्म कर दिया। आप M के गांव में जाइए, जहां जहां RJD के विधायक हैं और वहां मुसलमानों का गांव है, वहां रोड नहीं बनवाया। सही बात है भैया। जहां जहां RJD का, बीजेपी का हो तो आप मान सकते हैं कि चलिए आपका आपका कुछ है, वैसे तो राज्य सबका है, बिहार देश सबका है, आपको हर जगह काम करना है, लेकिन एक मान भी सकते हैं। लेकिन जहां जहां RJD का विधायक है और वहां किसी मुसलमान का गली नाला सड़क बना हो या किसी को रोजगार दिया हो, तो आप पूछ लीजिए। ये तो आपको हम पूरी गारंटी कह सकते हैं, क्योंकि यात्रा हमने की है, हमने गांव में देखा है, जहां जहां RJD का लीडर है वहां मुसलमानों का गली नहीं बना है। सही बात। वहां इनको कोई पूछ नहीं रहा है। दूसरी बात, जब ये जब मिल के जब चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए कौन लड़ने जा रहा है? मुकेश सहनी। सही बात है। मतलब कैसे फेंका है उठा के, देखिए आप मुसलमानों को इसने सीधा उठाया, सीधा फेंका है। जब आपको जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाना ही है तो पहला हक तो मुसलमानों का बनता है। सही बात। बल्कि आप तो जिस काबिल है, मतलब तेजस्वी यादव जिस काबिल है, उसमें तो पहला हक मुसलमानों का बनता है। जितने काबिल अगर लालू प्रसाद होते तो मुझे समझ में आती है बात, अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है तो उससे अच्छा तो किसी अच्छे मुसलमान को आप वहां बनाइए। लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर नहीं बनाते हैं, क्योंकि आपकी पार्टी तो एक जाति की पार्टी है, नहीं बनाइएगा, और जाति की पार्टी भी नहीं है, नाकाबिल जाति की पार्टी। काबिल यादव उसके अंदर है नहीं, काबिल यादव स्वराज में आ गए। जितने भी यादव समाज के लोग वहां पे चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए तेजस्वी यादव को उमड़े हुए हैं, मुसलमानों का देखिए क्या हालत हासिल कर दिया है। वो पीछे एकदम अपने आप को एकदम ठगा हुआ महसूस करे, वो समझ नहीं आया कि रिएक्ट कैसे करे। जब वो मुकेश सहनी जैसे आदमी को देखता है कि वो डिप्टी सीएम बनने के लिए और बिना तेजस्वी के इशारे के तो कर नहीं रहा है। सही बात। और ऐसे में जब वो व्यक्ति डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए आगे बढ़ रहा है, वो यात्रा निकाल रहा है, अब मुसलमानों का कष्ट देखिए भाई। वो आप देखिए वो कितना, मतलब वो बीजेपी से डरा हुआ महसूस कर रहा था, आज उसको सहमा दिया, वो सहम गया है कि ये क्या हुआ। सही बात है। इसने जब समय आया महत्वपूर्ण पद देने का, अगर उनको लग रहा हो कि उनकी सरकार आने वाली है, अगर उनको लग रहा हो कि हम अगली बार 2025 में रूल करेंगे बिहार में, तो मुसलमानों का हक क्या बनता है? सही बात। आपने ना उनको संख्या के आधार पर टिकट दिया है और ना ही उनको कभी कोई पद दिया है। अच्छा, और ऐसे में आपने एक और सफूगा खड़ा कर दिया कि मरो। अब तेजस्वी यादव अलग हो गए, अब मुसलमानों की बात मुकेश सहनी के साथ होगी। अब उनकी औकात इतनी रह गई है कि तुझ पूंजी नेताओं के साथ वो अब ताल मिलकर, तेजस्वी यादव उनके साथ है भी नहीं। इस तरीके की राजनीतिक समीकरण बनाने की कोशिश की जा रही है, और इसीलिए जन सुराज ने एक बात साफ क्लियर कर दिया था, और जिस स्टैंड पे वो कायम भी है। अभी जो चुनाव हो रहा है उसमें भी आप देख सकते हैं, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, चाहे वो पार्टी के पदाधिकारियों में हो, चाहे वो चुनाव लड़ने वाले नेताओं में हो, चाहे किसी तरीके का समीकरण बनाने की बात हो, जिसकी जितनी संख्या होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। 2025 का चुनाव सामने है, आपको 9 महीने बाद ये पता चल जाएगा कि कैसे संख्या के आधार पर पहली बार बिहार में राजनीतिक मंच तैयार किया जा रहा है, जहां पे सारे अच्छे लोग अपने संख्या के हिसाब से चुनाव के मैदान में जाएंगे और अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि अगर उनकी संख्या उतनी है तो उतनी संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनकी आवाज बनने के लिए उतने नेताओं की जरूरत भी है। और खासकर मुसलमान तबकों को, जिसकी संख्या एक बड़ी संख्या में मुसलमान यहाँ 18% के करीब में रह रहे हैं, तो 18% मुसलमानों की आवाज बनने के लिए लीडर का होना बहुत जरूरी है। अगर दोस्तों को समझ में आ रहा हो तो, नहीं समझ में आ रहा हो तो, ये रहा 4 महीना, ये 9 महीना, ये रहा 4 विधानसभा चुनाव। इस चारों विधानसभा चुनाव में आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके का समीकरण जनता बना के दे रही है। बहुत एग्रेसिवली भी आप बात कर लिए वागिश भाई। बहुत धन्यवाद। इस एग्रेसिवली बात इसलिए कर लिए क्योंकि नहीं दिल से आ रहा है और अंदर, मतलब जब लोग टीवी में बैठ के गाली गलौज करने लग जाते हैं, और आप
इन ऐसे लोगों को जो लोग अभी पहले 25-30 साल से पार्टी में काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता बन के, वो अगर एक दिन जन स्वराज के किसी कैंप में आके उन लड़कों की मेहनत देखें, उनको अंदाजा लग जाएगा। लगातार 2 साल से उसकी मेहनत चल रही है। ऐसा नहीं कि चुनाव आया तो चले गए सामने और मेहनत करने लगे। 2 साल से लगातार सुबह से लेकर रात तक 10-10, 12-12 घंटे लड़के मेहनत कर रहे हैं जमीन पर, जमीन का नब्ज टटोल रहे हैं, कुछ करने की चाहत रखते हैं, वो बात समझा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई बात समझ ही रहा है हमारी, ऐसा नहीं है कि हर कोई हमको वेलकम ही कर रहा है। किसी के दरवाजे पे जाते हैं तो वो गाली भी देता है, किसी के दरवाजे पे जाते हैं तो हमसे सवाल भी पूछता है, किसी के दरवाजे पे जाते हैं तो वो ये बात कहता है कि तुमको पैसा कितना मिल रहा है, बिना पैसे लिए तुम थोड़ी घूम रहे हो। कोई हमारी बात पे विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था आज से 2 साल पहले, लेकिन अब जब उसको वो करता हुआ दिख रहा है, जब वो दिख रहा है, जब अपने लड़के को भेजता है, पता लगता है कि यहाँ पैसा नहीं मिलता है, सुबह शाम तक काम करना होता है, तब वो आश्चर्य करता है कि ऐसे कैसे 2 साल तक इन्होंने चला लिया। एक नेता मिले हमको, वो उनको लगा वो जन स्वराज नहीं है, लेकिन तब भी उनको डाउट था कि प्रजातियों को पैसा मिलता है तभी वो काम करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने किसी सगा संबंधी के लड़कों को बोल के इसमें डाल दिया, बोला उसको कि बहुत बढ़िया पैसा मिलता है, आ जाइए। हमारे कैंप में आया, मैंने उसको वेलकम किया, बिठाया, तो बोले कितना मिलेगा? हम क्या मिलेगा? तो बोले कितना पैसा कितना मिलेगा? भैया अगर पैसा लेना है तो अब मत आइए। ये बिहार को बदलने का जो जज्बा जिन लड़कों में, वही आए हैं यहाँ पे। यहाँ आलतू फालतू लुचल फंगने की जरूरत है नहीं। अब पैसा कमाना है तो जाके रोजगार मांगिए आपकी पार्टियों से, जिनकी सरकार है यहाँ। हम यहाँ पे बिहार को बदलने के लिए आए हैं। उस वक्त आपको रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अगर आपको स्किल होगी तो आपके हाथ में पूंजी रखी जाएगी, आप खुद एक रोजगार कर सकते हैं और 10 लोगों को और रोजगार दे भी सकते हैं। जो रोजगार का प्लान है उनको समझाया। उसके बाद वो लीडर जो है वो आके हम के ऊपर जो है, हम लोग के हमारे और साथियों को के साथ बैठा था, सबको दया के भाव से देख रहा है। आप लोग बिना पैसा के काम कर रहे हैं, आप लोग कैसे जमीन पर मेहनत करने जाते हैं? बताइए, धूप है, तबीयत खराब हो जाएगी, इलाज भी कराने के लिए क्या होगा? मतलब आपको दया आने लग गया उसको। 2 साल से आप ऐसे ही कर रहे हैं, नौकरी छोड़ दी आप लोगों ने। क्यों नौकरी छोड़ दी? अब उनको समझ में आया होगा कि बिहार क्यों बदलेगा। बिहार बदलेगा इन लड़कों के पसीनों से, इन लड़कों के खून से। बिहार उससे नहीं बदलेगा कि पैसा कहाँ से आ रहा है, मछली खा के कहाँ यात्रा करनी है, किसी को चलते वक्त अपशब्द कैसे बोल देना है, किसी क्रिमिनल का कैसे समर्थन। इससे बिहार नहीं बदलेगा। बिहार बदलेगा सच्चाई से। आज बदले, कल बदले, परसों बदले, जब भी बदलना होगा वो बदलेगा। लेकिन बिहार बदलेगा तो ईमानदारी से ही बदलेगा। बिहार बदलेगा तो प्रशांत किशोर की मेहनत से ही बदलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ये वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और इसी के साथ हम लोग विराम लेंगे। एक बार जय बिहार का नारा लगा के यहाँ से चलेंगे। जय बिहार, जय जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार। सबको